जय हिंद प्यारे बच्चों। कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और टॉप 10 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, वाई ग्रुप, आर्मी जीडी, इन सभी कम्पिटिटिव के लिए और पुलिस एग्जाम्स के लिए। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फिर से ये बेटा टॉप 10 क्वेश्चंस की ही सीरीज़ है और सेकंड क्लास है उसका। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम, यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है किस पे बेटा? फूड पर, यानी कि भोजन पर। 20% कह रहा है किस पे? हाउस रेंट, मकान के किराए पर। और उसके बाद बचे हुए का 70%, 70% ऑफ द रिमेनिंग, किसका? बचे हुए का, यानी कि शेष का 70% किस पर? बच्चों की शिक्षा पर, चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि देन दी परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट इज, यानी कि जो बची हुई उसकी आय है वो कितने परसेंट अभी भी उसकी आय बची हुई है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम आज क्वेश्चन को समझेंगे अलग अलग मेथड से। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 100, मान सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया जो ये पर्सन है इसकी आय कितनी है बेटा? 100 इसकी आय है 100 रुपीज़। बात समझ में आई? हमने इसको ये कंसीडर कर लिया। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यहां पर कह रहा है कि 40% जो है वो इनकम खर्च किस पे कर रहा है बेटा? फूड पे, यानी कि भोजन पर। और कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद बोला गया है 20% ऑन हाउस रेंट, यानी कि 20% खर्च कर रहा है मकान के किराए पर। तो बेटा यहां पर रिमेनिंग यानी शेष का नहीं बोला गया है। इसका मतलब जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि आप 20 रुपए खर्च करते हो नोटबुक पे, 10 रुपीज़ खर्च करते हैं किस पे? पेन पे। तो टोटल अगर मैं पूछूं कि आपने कितना खर्च किया, कितना स्पेंड किया, तो आप बोलोगे सर 30 रुपीज़ स्पेंड हुआ। ठीक, वही सेम सीक्वेंस यहां पर काम करेगा कि भाई यहां पर रिमेनिंग नहीं बोला गया, यहां पर परसेंटेज सीधी सीधी बात कही गई है। 40% किस पे? फूड पे, और 20% हाउस रेंट पे। टोटल 40 प्लस 20 खर्च कितना किया पर्सन के द्वारा? तो आप कहोगे सर 60% उसने खर्च कर लिया। सही है भाई। अगर 60% बेटा खर्च कर लिया तो 100 रुपीज का 60% उसने स्पेंड किया। और ये 60% कौन सा है बेटा? 40% प्लस 20%। ठीक, तो अगर 60% 100 रुपीज का खर्च किया, स्पेंड किया, तो अब उसके पास, उसकी पॉकेट में कितने रुपीज बचे? 40 रुपीज। ठीक है सर। और 40 रुपीज जो उसकी पॉकेट में बचे, यानी कि अब ये जो शेष बचा, रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग में से 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पे वो खर्च कर देता है। तो अगर मैं 40 रुपीज का, यही तो रिमेनिंग बचा हुआ है पोर्शन है, तो ये हमारा जो रिमेनिंग है यही तो है बेटा। और रिमेनिंग का अगर 70% वो खर्च कर रहा है चिल्ड्रंस एजुकेशन पे, तो कितना होगा? 28, क्योंकि 40 का 70% आप सभी और मैं भी जानता हूं कि टोटल कितना होगा? 28 रुपीज़। अगर 28 रुपए खर्च हो गए तो अब उस पर्सन के पास कितने रुपए बचे? तो आपका आंसर होगा सर 12 रुपए बचे हुए हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि परसेंटेज लेफ्ट, यानी कि जो बची हुई सेविंग है या जो बची हुई मनी है उसका कितना परसेंटेज है। तो आप कहोगे सर 12 रुपीज़ है। और टोटल मनी कितनी थी बेटा? 100 रुपीज़। और इंटू किससे कराएंगे? 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर हमारा बना 12%। दैट इज ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन डी। यानी कि उस पर्सन के पास अभी भी 12% जो इनकम है उसका अमाउंट रिमेनिंग बचा हुआ है। क्लियर है बात? तो एक मेथड तो ये हो गया जिसमें 100 हम कंसीडर करके इसको कर सकते हैं। अब इसी को अगर मैं सेकंड मेथड से अगर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, आप इसको नोट कर लें। और सेकंड मेथड हमारा जो है वो कुछ फ्रैक्शन मेथड रहेगा। अब उस मेथड को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि उसने 40% बेटा खर्च किया है, जो कि किस पे खर्च किया है? तो ये 40% खर्च किया है उसने बोल रखा है किस पे? फूड पे। ठीक है, भोजन पर। उसके बाद जो बाद बाकी का है आगे का 20% उसने किस पे किया है बेटा? हाउस रेंट पर। तो 40% फूड पर है, 20% हाउस रेंट पर है। तो बात फिर से वही, टोटल खर्च कितना हुआ? 60%। 60% का मतलब होता है बेटा, अगर फ्रैक्शन में चेंज करूं तो आप कहोगे 3/5।
दैट मीन्स अगर पर्सन की इनकम 5 है तो उसमें से उसने 3 रुपए क्या कर दिए, खर्च। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके पास बचा कितना, तो आप कहोगे 2/5। क्लियर है बात। दूसरी बात, नेक्स्ट आगे उसने कहा कि आउट ऑफ द रिमेनिंग 70% उसने खर्च किया किस पे, बच्चों की शिक्षा पे, चिल्ड्रंस एजुकेशन, बचे हुए का। ठीक, अगर 70% बेटा अगर वो खर्च कर रहा है तो रिमेनिंग से, तो 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10, यानी कि अगर 10 रुपए पर्सन के पास बचे हैं तो उसमें से उसने 7 को क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो फिर उसके पास रिमेनिंग से कितना अमाउंट बचा होगा, तो आप कहोगे 3/10। यानी कि हमारे पास स्पेंड 60% स्पेंड होने के बाद ये अमाउंट थी, उसके बाद भी जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कितना है उसका 3/10। तो अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू 10 बेटा 50 बन गया, और 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर टोटल इनकम या टोटल पर्सन के पास जो इनकम थी वो 50 थी, तो अब फाइनली सेविंग बच कितनी रही है, 6 की। ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो हम मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो 50 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो आंसर कितना बनेगा, 12%। 6 2 जा 12। तो एक आपको फ्रैक्शन मेथड भी है जिससे आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास 100 कंसीडर करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 2 पाइप्स हैं, कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ बकेट इन 20 मिनट एंड 25 मिनट। दो नल किसी बाल्टी को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दोनों को एक साथ ओपन किया गया, खोला गया, और 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट आफ्टर वे सेकेंड पाइप इज टर्न ऑफ, जो दूसरा पाइप है उसको क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। ये हमसे बोला जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि बचे हुए जो पार्ट है पानी का जो भरना है बाल्टी में, वो ए यानी कि जो फर्स्ट पाइप है वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा सीन नहीं है। देखिए सर अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं कि जैसे यहां पे, तो जैसे मैंने 2 पाइप मान लिए, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। अब टाइम एंड वर्क का सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है कि सर इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सही है सर। तो ए जो भर रहा है, फिल कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 20 मिनट में, 20 मिनट में, और बी फिल कर रहा है बेटा 25 मिनट में। तो 20 और 25 का अगर मैं पूछूं कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा बेटा 100। ए की इफिशियंसी आएगी 5 और बी की इफिशियंसी कितनी बनेगी 4, यानी ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है। क्लियर है बात। अब इन दोनों ने मिलके टैंक में या बकेट में पानी भरना स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी एक साथ दोनों रन कर रहे हैं, दोनों टैपों को खोल दिया गया, दोनों पाइपों को ओपन कर दिया गया। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं ए और बी की, तो ए और बी की इफिशियंसी है 5 और 4, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, और कितनी देर तक दोनों साथ में चले हैं, तो हमें गिवन किया गया है 5 मिनट तक। यानी बाल्टी में अगर मैं पूछूं कितना पानी इन दोनों ने मिलके 5 मिनट में भर दिया होगा, तो वो होगा 45। इतनी बात क्लियर है भाई। अब सुनिए रिमेनिंग पोर्शन। अब होता क्या है कि पाइप बी को बंद कर दिया, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में सेकंड पाइप को क्या कर दिया भाई साहब, क्लोज कर दिया। अगर क्लोज कर दिया है तो दैट मींस पाइप ए ओपन बचा है, और अगर ए ओपन बचा है तो ए को कितना वाटर फिल करना है भाई, रिमेनिंग पूछ रहा है। तो हमारे पास टोटल पानी कितना था बेटा 100 लीटर हमें बाल्टी में पानी भरना था, और 100 में से 45 भरा जा चुका है, यानी कि 45 भर गया है, तो बचा कितना 55। और ये 55 पानी को भरने में एक कितना टाइम लेगा, तो एक की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब 5, ए की इफिशियंसी कितनी है बेटा 5। अगर इफिशियंसी 5 है सर, तो यहां पर हम करेंगे कि ए को 55 वाटर भरने में 5 इफिशियंसी के साथ में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 11 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ पानी था उसको ए कितनी देर में भर पाएगा, तो आपका आंसर क्या आया 11 मिनट, 11 मिनट में भर देगा। अगर हाँ ये पूछता कि टोटल पानी भरने में टोटल टाइम क्या लगा, तो सर आंसर जो होता हमारा वो होता 11 + 5, क्योंकि 5 मिनट पहले भी चल चुका है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता 16 मिनट। लेकिन हमसे पूछा गया है कि बचा हुआ पानी कितनी देर में भर जाएगा, तो आंसर क्या होगा 11 मिनट। सही है सर। चलिए तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और धमाकेदार सवाल है यूनिट डिजिट के ऊपर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बात समझिएगा। कह रहा है कि द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट
के गुणनफल में इकाई का अंक है, ये हमारे सामने लिखा है 81 इंटू 82 इंटू 83 अप टू 89, वो भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। और कह रहा है कि इसमें यूनिट पे क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो बेटा देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, जब यहाँ पर लिखा है 81, उसके बाद लिखा है बेटा 82, फिर आगे 83, उसके बाद आगे 84, उसके बाद आगे 85 भी आएगा, 86 भी आएगा और आगे 89 भी है। ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यूनिट डिजिट अगर मुझे निकालनी है तो इकाई से इकाई का मल्टीप्लाई कराइए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज साफ साफ दिख रही है कि बेटा अगर मैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यूनिट पे कितना आएगा, 0। यूनिट पे यानी इकाई पर कितना आएगा, 0। और अगर 0 आएगा तो 0 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। क्योंकि अगर 0 आ चुका है तो चाहे 0 का आप 1 में मल्टीप्लाई कराओ, चाहे 3 में मल्टीप्लाई कराओ, चाहे 4 में कराओ या 6 में कराओ या 9 में कराओ, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या देता है, 0। दैट्स वाई कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो 2 इंटू 5 क्या बना रहा है सर, 0 बना रहा है यूनिट पे। दैट्स वाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा इस प्रोडक्ट का, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देखते हैं सर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट। एक वर्ड यूज हुआ है लार्जेस्ट, यानी कि बड़ा अंक दैट विल मेक, ये जो नंबर लिखा हुआ है, डिविजिबल बाई 11। सर यहां से क्वेश्चन एक बनता है, एक 11 की डिविजिबिलिटी पे और एक आपकी 9 की डिविजिबिलिटी पे। तो ये क्वेश्चन है 11 की डिविजिबिलिटी पे आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है सर। चलिए बात करते हैं, देखिए बेटा ध्यान से। हमारे पास लिखा हुआ है 2 3 6 9 5 3, उसके बाद डैश है, फिर है 8 7 6। कह रहा है कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड है किससे, 11 से। ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस चीज को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा होता क्या है एक्चुअल में कि अल्टरनेट को हमें ऐड करना होता है। जैसे कि ये 2 है, 2 के बाद अल्टरनेट क्या है, 6, 2 और 6 कितना हो गया, 8, 8 के बाद अल्टरनेट क्या है, 5, 8 5 13, 13 के बाद ये मेरे को डैश है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको x कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है। तो 13 प्लस x प्लस ये क्या है, 7 है। तो इनका अगर मैं सम करूं यानी कि योग करूं, ऐड करूं अगर इनको, तो मुझे मिलेगा 2 6 8 5 13, 13 7 20, 20 प्लस x। यानी कि यहां से मुझे जो सम किया तो सम करने पे मुझे क्या मिला, 20 प्लस x, सॉरी 20 प्लस x, हाँ ये हमको मिला। ठीक है भाई। और x की वैल्यू मुझे निकालनी है कि कौन सी यहां पर मैं डिजिट फिल कर सकता हूं इन 4 ऑप्शंस में से। अब दूसरा मुझे क्या करना है, जो बचे हुए नंबर्स हैं यानी कि 3, उसके बाद 9, उसके बाद 3 और उसके बाद 8 और उसके बाद 6, इनका सम देखना है। तो इनका सम क्या होगा इन अल्टरनेट का, तो 3 और 9 हो गया बेटा 12, 12 3 15, 15 और 8 23, 23 और 6 यहां से कितना बना, 29। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये कहलाती है या ये होती है कि सर इसका और इसका जो ये सम आया है, इनका डिफरेंस, इनका जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल हो, दैट मीन्स 11 हो या फिर 22 हो या फिर 33 हो, इस तरीके से। ठीक है। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 22 होना चाहिए, यानी 11 का कोई ना कोई मल्टीपल, कोई ना कोई गुणज। कहानी क्लियर है। अब सुनो भाई, ये 29 है तो 20 में मैं क्या जोड़ दूं कि जिससे इन दोनों का अंतर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अंतर कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए। दोनों का डिफरेंस दैट मींस अंतर। तो 20 में मैं क्या जोड़ दूं, क्या ऐड कर दूं, इस x की जगह पे क्या लिख दूं या क्या इसमें एडिशन कर दूं जिससे 29 और इसका डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए मुझे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, 9 रखना पड़ेगा। क्योंकि 20 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 29, और 29 का डिफरेंस कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब यहां पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम जरूरी है कि 9 लिखें,
भाई लार्जेस्ट पूछा गया, लेकिन बेटा यहाँ पर डिजिट पूछा गया। अगर मैं यहाँ पर 20 में, आप सोच रहे होगे कि सर डिफरेंस भी तो बना सकते हैं, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 20 भी तो रख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मन में ये चीज़ का डाउट रहता है। ठीक, अब 20 रख तो सकते हो भाई साहब, 20 और 20 आपने 40 बना लिया, और कहोगे 40 और 29 का डिफरेंस भी तो 11 हो रहा है, तब भी तो डिविजिबल है 11 से। लेकिन भाई साहब हमको एक प्लेस फिल करनी है, ओनली वन प्लेस। तो अगर एक प्लेस फिल करनी है तो हम 0 से लेके 9 तक में ही कोई एक सिंगल डिजिट का यूज कर सकते हैं, और 20 हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है। दैट्स वाई हम 20 को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे वो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी ही होगा, जो कि 9 इसमें सही आंसर है। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा अंक या लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे क्या आ सकता है, तो वो क्या है बेटा, 9। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, ठीक है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, या उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार को आपको बता सकूँ। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा, 5:7। अगर कह रहा है कि यदि दोनों से 9 को घटाया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:11। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स। चलिए सर, अब देखिए इसको करने का सबसे पहला तरीका, सबसे अच्छा मेथड ये है, इसके दो मेथड हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। दो नंबर है, इनका रेशियो कितना है, 5:7। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक नंबर है 5x और दूसरा नंबर क्या है बेटा, 7x। सही है, 5x और 7x ये मेरे नंबर्स हैं। ठीक है भाई, एक नंबर 5x है और एक नंबर 7x है। अब कह रहा है इनमें से अगर 9 सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों से तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 7:11। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 9 अपॉन 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 7/11। भाई अगर मैंने माइनस किया 9 दोनों से तो रेशियो क्या हो गया, 7:11। इतनी बात क्लियर है। अब सुनिए सर, अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आगे का स्टेप क्या रहेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो 11 इंटू 5 बेटा क्या बनेगा, 55x माइनस का क्या बनेगा बोलो भाई, 99 इज इक्वल टू 7 इंटू 7x कितना होगा बेटा, 49x, और उसके बाद माइनस 7 इंटू 9 कितना होगा भाई सब, 63। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 6x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा ये बनेगा कितना, 36। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स। नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, तो अगर मैं डिफरेंस यहाँ से देखूं तो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2x। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 इंटू 6, दैट इज कितना बनेगा बेटा, 12। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है भाई, ये तो हो गया बेसिक। अब एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रेशियो को बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, रेशियो को बैलेंस करते हैं, उससे भी जा सकते हैं, बट उसकी मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं समझता कि ज़रूरी है कि उसको बताना। ठीक है भाई, आराम से बेसिक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दी पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। रोम्बस पे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कराया था, क्योंकि रोम्बस पे क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है। रेलवे एएलपी 2018 में भी मुझे याद है कि क्वेश्चन बना था रोम्बस पे। ठीक है भाई, तो रोम्बस पे क्वेश्चन हर बार बनता आ रहा है और हर बार बनता है हर पेपर में, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बच्चा भूल जाता है, इसलिए। तो देखिए सर, बात करते हैं हम रोम्बस की। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में आपको डिस्कस की हैं। देखिए सर, रोम्बस की हमें पता है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं सर, इक्वल होती हैं, ये हमें जानकारी है पहले से। अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर पेरीमीटर होगा 4a, और 4a इज इक्वल टू कितना है, 60। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर जो यहाँ पर a है, a मतलब जो साइड है रोम्बस की, वो हमने क्लियर कर ली, कितनी आ गई बेटा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब सुनो,
भाई जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, लास्ट क्लास में हमने इसी चीज पे डिस्कस किया था कि रोम्बस के कितने डायगोनल्स हैं बेटा, दो डायगोनल्स हैं, ठीक है। एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। इसकी जो हमारे पास लेंथ आई है, साइड आई है, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम पे हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो कहाँ पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। और जिस जगह वो कट करते हैं फिर वो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है भाई। इस बात को मैंने आपको क्लियर किया था। अब बात समझिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने कट किया आपस में, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने के बाद कह रहा है हमसे कि इसमें जो एक डायगोनल है वो कितना है बेटा, तो इसमें जो एक डायगोनल है वो है हमारे पास, हमें गिवन किया गया है कितना है भाई, 24। कितना है बेटा, 24। अगर हमारे पास एक डायगोनल 24 है, तो अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये जो ऊपर से नीचे वाला डायगोनल, ये वाला अगर 24 है, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे 12, और ये लेंथ भी कितनी होगी बेटा, तो आप कहोगे 12, क्योंकि ये 20 से दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया। 12 ऊपर एंड 12 नीचे। क्लियर है बात। तो अगर ये 12 है, ये 15 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। और हमने पढ़ रखा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है बात, ये हमने पढ़ रखा है। एच की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो एच की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर में मैंने लिख लिया क्या, 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी 225 माइनस का 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, तो ये बनेगा हमारा 81। तो कुल मिलाकर के बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इसकी मतलब ये हुआ कि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी निकल के आ रही है, 9। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अगर ये 9 है तो जो सेकंड डायगोनल है भाई, ये भी तो ये और ये इक्वल होगी, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 9। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि डायगोनल जो हमारा D1 है, जो डायगोनल D1 है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 24। और डायगोनल जो हमने D2 निकाला है वो कितना आएगा, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर। और अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आप लिखेंगे कि सर जो इसका एरिया होता है, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया होता है बेटा 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि 1/2, और दोनों जो विकर्ण है उनका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है D1 इंटू D2। अगर मैं यहाँ पर D1 की बात करूँ तो D1 मेरे पास कितना है बेटा, 24। D2 की बात करूँ वो कितना है, 18। सही है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 12 टाइम्स कैंसिल होगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 8 96 की 6, 9 कैरी, और यहाँ से बनेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे ऑप्शन बी में गिवन किया गया है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। क्लियर है बात, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा रोम्बस होता है वो जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो कट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब एक हमको दे रखा है 24, तो 12 ऊपर 12 नीचे। अब ये मेरे पास 15 है, और जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगला सवाल। देखिए सर, कह रहा है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है बेटा, 150 मीटर, 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकेंड, कितना टाइम ले रही है, 20 सेकेंड, टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 450 मीटर लॉन्ग, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो देखिए सर यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें आपको मैं बता दूं कि ट्रेन जब भी किसी पोल को, किसी मैन को, किसी पर्सन को, किसी टावर वगैरह को अगर क्रॉस करती है तो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस चलती है, उतनी ही दूरी चलती है जितनी इसकी खुद की लंबाई। लेकिन अब जब बात हो रही हो प्लेटफॉर्म की, टनल की, ठीक है, किसी ब्रिज की, इस तरीके से तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस तो चलेगी चलेगी जितनी उसकी लेंथ है, प्लस साथ ही साथ जो ब्रिज या टनल की लेंथ है वो भी डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने क्वेश्चन में कि सर टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी, दूरी क्या बनेगी, तो सर यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेन चलने वाली है, यानी कि जो दूरी बनने वाली है वो बनेगी बेटा 150 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस 450 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो ये ट्रेवल करेगी 600 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल जिसे कहते हैं, तो 600 अपॉन
समय कितना दे रखा है भाई 20 सेकेंड, 20 से हमने डिवाइड करा दिया सर, तो ये भी इतना बन गया 30, लेकिन हमारा आंसर किस में आया मीटर पर सेकेंड में। और हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी किलोमीटर पर आवर में हमको आंसर निकालना। तो सर किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है, हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में है अभी। तो अगर यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो बेटा 30 मीटर पर सेकंड है, तो 30 मीटर पर सेकंड में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से, क्योंकि 18/5 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। तो समझिएगा 5 से कैंसिल कर रहा हूँ 6 टाइम, 18 इंटू 6 कितना हो गया 108, तो हमारा आंसर आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। यहाँ पर एक्चुअल में दो पॉइंट होते हैं, मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 5/18 से, तो ये चेंज किसमें हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड में। दूसरी कंडीशन है कि अगर कहीं मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 18/5 से, तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। दो कंडीशनें हैं, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है किलोमीटर पर आवर में, आप बताओ, कभी कभी कह देता है मीटर पर सेकंड में। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट बना रहता है कि सर हम चेंज ही नहीं कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आया हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है सर, इफ अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹720, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा ये, कि अगर व्यक्ति किसी वस्तु को 720 रुपए में बेच रहा है तो उसे क्या होता है लॉस, कितने परसेंट का बेटा 25% का, कितने परसेंट का बेटा 25% का। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट हो या लॉस किस पे होता है सीपी पे, किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। अब समझिए सर, आगे हमसे कह रहा है टू गेन 25%, कितना 25% का गेन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए द सेलिंग प्राइस इज, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्या वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी एसपी हमको निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर अब समझिएगा इस बात को ध्यान से। जैसे कह रहा है कि भाई 25% है, इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आप कर सकते हैं। देखिए सर, एक तो तरीका ये है कि मैं मान लूँ अपने मर्जी से कि यहाँ पर सीपी क्या है, सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ सीपी मान लेता हूँ, ठीक, बात को समझना बेटा ध्यान से। मैंने अपने मन से ये कंसीडर किया कि सीपी है मेरे पास 100x, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, बात समझ में आई। 100x मैंने क्या मान लिया सीपी, 100 वाली फॉर्म से चल रहा है, ठीक है। अब अगर लॉस हो रहा है 25% का, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है कितने की 25% की, तो आप कितने में सेल करोगे, तो आप भैया सेल करोगे 75x में, ठीक। और अगर हमें 25% का क्या कमाना है प्रॉफिट, कितने का 25% का, तो हम कितने में सेल करना, हमें करना चाहिए 125x में सेल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस होता किस पे है सीपी पे, जाहिर सी बात है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि सर 75x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 720 रुपीज़, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 125x की, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 720/75, ठीक है भाई। अब चाहे तो 15 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 5 से कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है सर। उसके बाद 5 से करेंगे अगर हम यहाँ पे ऊपर पे, तो 5 से 5 बन जा 5, 22, 5 4 जा 20, 20 यानी कि कितना आ गया 44, ठीक। इसके बाद x की वैल्यू आ गई हमारे पास है। अभी हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स और 3 से कैंसिल आउट करेंगे 48, यानी कि कुल मिलाकर के 48/5 हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है कि जब उस व्यक्ति को 25% का क्या हो बेटा प्रॉफिट हो, तो वो कितने में सेल करेगा। तो भाई सेलिंग प्राइस अब कितनी है 125x है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट ले रहा है वो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 125 इंटू 48/5 हम ये कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली 48/5 है, वही हमने रख दिया। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 25,
सही है सर। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 25 एट जा कितना होता है बेटा, 25 एट जा होता है 200। 200 का मैंने जीरो लिख लिया। उसके बाद कैरी कितनी हो गई बेटा 20। अगर कैरी 20 हो गई तो 25 फोर जा कितना होता है 100। 100 में 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा 120। तो हमारा कुल मिलाकर के आंसर कितना बना 1200 रुपीज, यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस बनी वो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन बी, 1200 रुपए हमारी बनी। तो एक तो मेथड है, आप इस 100 को कंसीडर करके इसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो भी समझ लो आप। दूसरा मेथड बहुत आसान है बेटा, अगर हम चाहे फ्रैक्शन से तो उससे भी इसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे भाई, अब उसको समझते हैं। देखिए सर, इसको नोट कर लो आप फटाफट। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 100 कंसीडर करके किया, लेकिन अभी डेटा हमको थोड़ा सा ठीक दे रखा था 25%। अब इन केस अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहीं आपको दे दिया जाए 11 1/9%, तो सर फिर हमारा ये 100 वाला जो अप्रोच है ना वो फेल होने लगती है, क्योंकि 11 1/9 प्लस माइनस करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है हर बच्चे के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर फ्रैक्शन से कैसे इसको कर सकते हैं। 25% का क्या हो रहा है बेटा, लॉस, यानी कि हानि। लॉस हो रहा है भाई साहब 25% का, यही तो आपसे बोला गया, यानी कि हानि हो रही है हिंदी में बोले तो सर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और हमें मालूम है 4 यहाँ पर क्या होगा सर, सीपी होगा, एक का क्या है लॉस। तो यहाँ से जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है वो कितना बनेगा 3, और क्वेश्चन में जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितनी दे रखी है 720 रुपए। तो अगर मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो 3 यूनिट है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपीज को। बोलो भाई, यही तो विक्रय मूल्य है, क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, ठीक है। किसी वस्तु को 720 रुपए में क्या कर रहा है, बेचता है, यानी कि सेलिंग कर रहा है। तो भैया 3 बराबर आ गया 720 के, तो 1 यूनिट का अगर मैं बात करूं कि 1 यूनिट का क्या वैल्यू आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा यहां से आप जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 240 रुपए, ठीक है सर। अब अगर क्वेश्चन में सपोज दैट इसी में आपसे पूछा होता सीपी बताओ, तो हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कि जो हमारी सीपी है या हम कहें क्रय मूल्य जो है, ठीक है, वो क्या बनेगा, तो जो क्रय मूल्य हमारा बनेगा वो बनेगा 4 इंटू 240, यानी कितना आ गया 960 रुपए, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो गया सीपी। अब आपसे कह रहा है कि 25% का फायदा उठाने के लिए यानी 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो अगर जो बच्चे होशियार होते हैं वो तो सीधा निकाल लेंगे, 960 का 25% कितना होगा 240, तो 960 में 240 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा 1200। अदरवाइज जो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए देखिए कैसे स्टेप में करके दिखा रहा हूं, सामने देखिए आप समझिए ध्यान से। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट हमको चाहिए इस पे, तो हमें लाभ चाहिए बेटा 25%। फिर से वही कहानी फ्रैक्शन वाली 1/4। इस समय जो 1/4 चल रहा है इसमें 1 क्या है बेटा हमारा प्रॉफिट, 4 क्या है भाई साहब सीपी। तो अब यहाँ पे एसपी कितना बनेगा, तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो बनेगा बेटा वो हमारा कितना बनेगा विक्रय मूल्य हमारा जो बनेगा वो बनेगा कितना 5। तो 4 बराबर किसके 960 रुपए के, 4 बराबर किसके 960, 1 बराबर किसके आएगा 240, तो 5 बराबर किसके होगा, तो 5 इंटू 240। तो यहां से हमारा आंसर कितना बना 1200 रुपए। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। लेकिन अब इतना ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़े से मतलब कि एक्टिव हैं अलर्ट हैं तो आपको परसेंटेज निकालनी जनरली आनी चाहिए। जैसे 960 है 960 है, 960 का 25% क्या होगा, दैट मीन्स 1/4, यानी कि 1/4 मतलब कितना 240। तो कुल मिलाकर के हमें 240 का क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो हम बेचेंगे कितने में बेटा 1200 में बेचेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्या है सर, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5%, यही क्वेश्चन है बेटा, हाँ यही क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट यानी 1 रुपए का ब्याज मिलता है पर डे यानी कि प्रतिदिन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, कितने की दर से 5% की दर से। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, पर एनम इज। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। कह रहा है वह मूल राशि, राशि होगा बेटा यहाँ पे, राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले, ठीक है। यहाँ पर राशि है, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए सर, हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए मिल रहा है, ठीक है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका यह है कि अगर पर डे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है,
यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया कि भाई साहब लीप बर्थ चल रही है, लीप ईयर चल रही है, ऐसा तो कोई कंसीडर है नहीं। जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं। यानी कि हम जनरली क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा जो टाइम है वो कितना है, 365 दिन है। कितना है बेटा, 365 दिन। अगर 365 दिन होगा, एक दिन में अगर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 365 दिन में कितना ब्याज मिल जाएगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 365 रुपये। यानी कि अगर मैं बात करूं एक साल का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर 1 ईयर का ये 1 साल का ही तो है भैया, 1 ईयर का ही तो है ये। ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 365 रुपए। अब हमने पढ़ रखा है कि भैया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि पी आर टी अपॉन 100। तो P इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो आर की वैल्यू में 5 दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, अपॉन 100 बराबर कितना है, 365। तो भैया अगर हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 5 7 या 35, 15 बन गया, यानी कि 3, और ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो P बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 7300 रुपए। यानी कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ कि भाई साहब कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7300। बात क्लियर है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे ना कर करके हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब उसको समझ लो। एक तो तरीका ये है कि हमने 1 ईयर का पूरा इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना आया, 365। अब दूसरा तरीका समझो भाई साहब, दूसरा तरीका ये है कि सर हमें रेट किस में दे रखी है, इस बात को समझें आप। हमें रेट दे रखी है जो हमारी रेट है वो 5% है, लेकिन पर एनम, यानी कि किस तौर पे है ये, 5% प्रति वर्ष के दर पे दे रखी है। बात समझिएगा बेटा। तो अगर ब्याज मिल रहा है कितना, बात समझना भाई, ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 1 रुपए। तो साधारण ब्याज 1 रुपए बराबर मूलधन क्या है, हमको निकालना है, दर कितना है 5, और समय में हम लिखेंगे 1/365, 365 इंटू में नीचे क्या चल रहा है, 100। अब मैंने 365 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने टाइम को किस में चेंज किया, ईयर में, और एक दिन का मुझे पता है कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए। तो अगर मैं एक दिन को ईयर में बदलूंगा तो कितना बनेगा, 1/365 दिन। ठीक है। अगर यहाँ पर 1 मंथ दिया गया होता तो 1 अपॉन क्या करते, 12, 1/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड किससे होता है, 12 से। यहाँ पे बात डे की गई है, तो 365 डेज होते हैं, तो इसलिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, 365 से। अब मेरी बात समझना ध्यान से भाई। यहाँ पर देखिए 5 से मैंने कैंसिल आउट किया, कितना आएगा भाई साहब, 73। तो कुल मिलाकर के P इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से भी, 7300 रुपीज, और यही मेरा फाइनली आंसर निकलेगा, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करें। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं भाई, अगर 1 रुपए में, सॉरी 1 डे का अगर 1 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा, तो एक साल में कितना मिल जाएगा बेटा, 365 रुपए। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको ध्यान से। कह रहा है सर, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 5000 इज ₹72 इन 2 ईयर्स। कितने ईयर की बात हो रही है बेटा, 2 वर्ष की बात हो रही है, मेन चीज ये। फाइंड द रेट ऑफ CI, यानी कि हमें इसकी रेट परसेंट निकालनी है, ब्याज दर निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की, कि क्या दर से चल रही है। कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा, 72 रुपए है। अंतर कितना है बाबूजी, 72 रुपए है। जबकि मूलधन 5000 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या है। वार्षिक ब्याज की क्या बतानी है, दर बतानी है, रेट परसेंट बतानी। तो हमेशा याद रखना बेटा, 2 वर्ष का जो अंतर होता है, मैं फॉर्मूले को यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है किसका, CI और SI का, तो वो क्या होता है, ये होता है D इज इक्वल टू PR² अपॉन 100²। ये निकल के आता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर जो D है वो आपका है डिफरेंस, यानी कि अंतर है। P हमारा क्या है, तो P हमारा यहाँ पर मूलधन है। बात समझ में आ रही है भाई, ये हमारा अंतर है। R हमारा क्या है, तो R हमारा है दर प्रतिशत, यानी कि रेट परसेंट।
ठीक है, रेट है। और उसके बाद पी हमारी क्या है, तो पी यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि मूलधन है, हिंदी में बोले तो मूलधन है। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है सर, तो अब देखिए हम इसी फॉर्मूले की अप्रोच को, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे अभी। और आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखते हैं भाई साहब, सामने देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। D इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, सही है बेटा। तो यहां पर मैं इसी को यूज करने जा रहा हूं। D की वैल्यू कितनी है, अंतर कितना है बेटा, 72। यहां पर देखिए अंतर कितना बोला गया है, 72, यानी D की वैल्यू है बेटा 72 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है भाई, अंतर तो 72 रुपए है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, जबकि 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 मूलधन कितना है बेटा, 5,000 रुपए। कितना है भाई साहब, 5,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। तो डी हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हमने लिख दिया 5,000 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि दर प्रतिशत हमको निकालनी है, और नीचे 100 का स्क्वायर था, तो 100 इंटू 100 हम लिख सकते हैं। अगर हमने इतना कर लिया तो हमारे लिए तो आसान हो गया। देखो 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल आउट हो गए। 5 से कैंसिल करेंगे कितने बार बेटा, 2 बार। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 144। और अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 12%। यानी कितने परसेंट की रेट चल रही है बेटा, 12%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। कब, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर क्वेश्चन बनता है तब। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस को। और वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे इसी तरीके से मज़ेदार, देखिए यहाँ पे मैंने आपके रेशियो प्रपोर्शन के भी क्वेश्चन को लिया है, प्रॉफिट लॉस का भी लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन से रिलेटेड जो कि, तो हर क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूं और वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने जो कि वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये ना सोचे कि कंपटीशन में हर क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जाता है, ये आपकी नेगेटिविटी है। ठीक है, ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं है बेटा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे नहीं होती है, और हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्जाम टाइम में कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि हम 2 3 जा 6 की जगह 2 3 जा 4 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, दैट्स वाई। और जब आप वहाँ पे सॉल्व करते हो तो हड़बड़ाहट में इतने होते हो कि मतलब आया हुआ क्वेश्चन, कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर आया हुआ क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं और सभी कम्पिटिटिव के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आप इनको नोट करते रहिए। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।